तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसको अपने ज़माने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनकम टैक्स डिफॉल्टर माना गया था। आपको फिगर बताऊंगा तो हैरानी होगी। 2007 में इनकम टैक्स ने इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने 34,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी की है। अब सुनते हैं जी पूरा मामला क्या था और शख्स कौन था। वो शख्स था पुणे का रहने वाला हसन अली खान। बहुत चर्चा में रहा। पहली बार लोगों ने सुना था कि कोई इंडिविजुअल 34,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी कैसे कर सकता है। अब इनकम टैक्स इस फिगर तक कैसे पहुंचा, उसकी अपनी कहानी है। हसन अली खान पूना में एक स्टड फार्म चलाता था। घोड़ों को ट्रेन करना रेस कोर्स के लिए वो इसका काम था। हिंदुस्तान भर के जितने रेस कोर्स हैं, चेन्नई का हो, मुंबई का हो, कलकत्ता का और पूना का, उनमें जो स्टड सप्लाई किए जाते थे वो इसके स्टड फार्म से सप्लाई होते। बहुत महंगे घोड़े बिकते हैं, वो करोड़ों में उनकी कीमत जाती है। उस किस्म का करते हुए लोगों को हैरानी हुई कि इतना बड़ा व्यापारी भी नहीं था घोड़ों का, और फिर भी इतनी कमाई कैसे हुई कि इतना टैक्स का नोटिस इनकम टैक्स ने इसको दे दिया। बात वहाँ से शुरू हुई जब 2007 में इसके मुंबई और पुणे के घरों में इनकम टैक्स ने छापा मारा। वहाँ से उनको 2 डॉक्यूमेंट ऐसे मिले जिनमें से ये पता चला कि इस शख्स ने स्विट्जरलैंड के एक बैंक में 8 बिलियन US डॉलर्स का खाता खोल रखा है। अब उस जमाने में 8 बिलियन डॉलर की कीमत, उसकी जो हिंदुस्तान करेंसी में कन्वर्शन थी, वो तकरीबन 1,11,000 करोड़ रुपए की थी। अब इस शख्स के पास 1,11,000 करोड़ रुपया कैसे आया। और उस रेड के दौरान जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें से एक और ट्रांजैक्शन आई जिसमें से इस पैसे में से 8 बिलियन में से एक अमाउंट स्विट्जरलैंड से उस बैंक से ट्रांसफ़र किया गया सिंगापुर के हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन में। HSC बैंक था। बाद में वो जब हांगकांग, जब चाइना ने कब्जा कर लिया तो वो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बन गया, HSBC बैंक। वही बैंक कि जो पुराना नाम था, उसमें एक खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो खाता कोई और नहीं, और वो खाता चलाने वाला कोई और नहीं था, हसन अली का ही एक खास दोस्त काशीनाथ टपूरिया था, जो बेसिकली कलकत्ता का रहने वाला था। और इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी से वो सिंगापुर का वो बैंक चलाता था, उस बैंक की ब्रांच का खाता चलाता था। तो बहुत बड़ी बात इनकम टैक्स को लगी कि हमारे पास तो कुबेर का खजाना आ गया। इतनी बड़ी रकम पहले किसी के पास कोई सबूत के साथ नहीं मिली थी कि फॉरेन के बैंक्स में ब्लैक का पैसा जमा करवाया गया, तो इतनी बड़ी रकम पहुंची कैसे। तो जब ये मामला गर्म होने लगा, इसको अरेस्ट किया गया। इसका इनकम टैक्स ने छापा मारने के बाद पार्लियामेंट चल रही थी। प्रणब मुखर्जी शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी इस बात का खुलासा पार्लियामेंट में किया कि ये बात सही है। हवाला से पैसा बाहर भेजा गया और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि ये पूरे का पूरा पैसा हसन अली खान का अपना नहीं हो सकता। बहुत अखबारों में अटकलबाजियाँ चलने लगी, किस पॉलिटिशियन का कितना पैसा, किस कंपनी का कितना पैसा, इस किस्म की बातें उड़ने लगी। अफवाहों का दौर गर्म हुआ। अल्टीमेटली
2007 में इस शख्स के ऊपर, शायद ये पहला आदमी था हिंदुस्तान में जिसके ऊपर PMLA का केस दर्ज किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये एक्ट भी बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये एक्ट कैसे बना। 2002 में PMLA को पार्लियामेंट में पास किया गया था, लेकिन उस समय की अपोजिशन पार्टीज ने बहुत शोर मचाया कि ये अच्छे लोगों को तंग करने का साधन बन सकता है। इतना मजबूत कानून बनाने से लोगों की तकलीफ बढ़ जाएगी, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पे ऊपर असर पड़ेगा और सरकार इसका फायदा उठा सकती है अपने विरोधियों को तंग करने के लिए। लेकिन वो प्रेसिडेंट के पास गया, वो रिफ्यूज़ हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, थोड़ी देर ठंडे बस्ते में रहा और अल्टीमेटली 3 साल के बाद 2005 में ये एक्ट फाइनली कानून बन सका और पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद शायद एक आध केस था कोई हैदराबाद या बैंगलोर का, जहाँ पे किसी शख्स के ऊपर किसी छोटे से अमाउंट के लिए PMLA लगाया गया, लेकिन हसन अली का पहला बड़ा केस था जिसमें इस एक्ट का उपयोग किया गया। बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लोगों को पता नहीं था PMLA एक्ट क्या है। मैं भी लंदन से वापस था कि 2005 में DNA न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था। मुझे याद है कि बहुत सारे वकीलों से बात करके, पॉलिटिशियन से करके हमने बहुत बड़ी सीरीज़ अपने अखबार में चलाई थी कि आने वाले दिनों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कैसे उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है। खैर, अब हसन अली साहब के ऊपर ये एक्ट ला गया 2007 में, केस चलता रहा। उसके बाद एक एक करके सब एजेंसियां आ गई। इनकम टैक्स तो पहले ही था। उसमें एक और बात आपको बता दें कि उन्हीं दिनों में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी जिसका काम ये था कि इनकम टैक्स की चोरी को कैसे रोका जाए। तो एक केस भी उस स्पेशल टीम को दे दिया गया, SIT को, कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाई गई थी। तो उस SIT के पास भी ये पहला केस था। इनकम टैक्स की अपनी इन्वेस्टिगेशन, SIT की इन्वेस्टिगेशन, PMLA लग गया और उसके बाद ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्योंकि पैसा हवाला से बाहर भेजा गया था। अब सारी एजेंसियां ढूंढने लगी कि ये पैसा गया तो कैसे गया, किसके थ्रू गया। बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई। अल्टीमेटली 2011 में इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया। जब कोई सबूत नहीं मिला, इसके इंटेरोगेशन से कुछ नहीं निकला, लेकिन ये आदमी था वेल कनेक्टेड। 2008 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसको लेके हो गया। DCP जोन 3, जहाँ पे वर्ली का इलाका पड़ता है, वर्ली में इसका घर था। तभी उस DCP ने इसके घर पे जब कोई रेड मारी किसी चक्कर में, तो कुछ लंबा चौड़ा पैसे का अमाउंट भी वहाँ से मिला था, शायद 24-25 लाख रुपया कैश में वो डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उस DCP ने, जिसका नाम था अशोक देश बरथार, अशोक देश बरथार, बड़ा लंबा नाम है, महाराष्ट्रियन IPS ऑफिसर थे। कुछ कंट्रोवर्सी में भी रहे, प्रमोशंस काफ़ी देर तक रुकी रही, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, बन जाते हैं। और उनकी भी एक कहानी आपको बताएंगे इंटरेस्टिंग। इसी के चलते चलते उन्होंने इसकी इंटेरोगेशन किया और उसका वीडियो बना लिया। ये भी शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी आदमी की अंडर कस्टडी उसका वीडियो बनाया जाए इंटेरोगेशन का। और उस वीडियो में जो खुलासे किए गए थे उसमें एक बार तो उस समय की सरकार को हिला दिया था, जिसमें विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और एकनाथ खड़से BJP के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, और साथ में
देवेंद्र फडणवीस जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, वो डेप्टी लीडर हुआ करते थे अपनी पार्टी के। तो खड़से और देवेंद्र फडणवीस ने बहुत शोर मचाया हाउस में। 3 दिन तक हाउस की कार्रवाई नहीं चलने दी कि इस सीडी के ऊपर एक्शन होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अब ये हुआ क्यों, क्या था उस सीडी में जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टॉर्म महाराष्ट्र में पैदा हो गया। उस सीडी में हसन अली खान ये कहते हुए नजर आ रहा है कि इसमें बड़े पॉलिटिशियंस का पैसा मैंने बाहर भेजा है। उसके अलावा दूसरा चार्ज लगाया कि हसन गफूर जो उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनको पुलिस कमिश्नर बनाने में भी मेरा हाथ है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उस समय के सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो गुजरात के थे पटेल, उनका और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की मीटिंग हुई थी जुहू एरिया के एक 5 स्टार होटल में, जहाँ पे उस ज़माने के बड़े बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला के बेटे की शादी का समय था। हालांकि वो होटल बंद पड़ा था, लेकिन उसका जो स्विमिंग पूल और ओपन एरिया था वहाँ पे शादियाँ करने की परमिशन दी जाती थी। अब यूसुफ लकड़ावाला के बेटे की शादी का बहाना बना के ये तीनों लोग एक साइड के टेबल पे बात करते हैं, ऐसा हसन अली खान का कहना था। और उसमें मैंने इनको अहमद पटेल जो थे गुजरात के लीडर और सोनिया गांधी के सेक्रेटरी, इनमें मीटिंग में फैसला होता है कि हसन गफूर को बनाया जाए मुंबई का पुलिस कमिश्नर, और बाद में वो बने भी। अब ये पता नहीं कि इनके कहने के बने या सरकार ने वैसे बना दिया। हालांकि इस बात से जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया कि ऐसी कोई भी बात कभी हुई नहीं। मैं हसन अली को अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ कि कौन है, लेकिन इतना बड़ा खुलासा किया तो हंगामा तो होना था। अल्टीमेटली उस डीसीपी के खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च करवा दी गई। इंक्वायरी के चलते हुए उसको सस्पेंड कर दिया गया। और कांग्रेस के जो एमएलए थे, जब बीजेपी इंक्वायरी की मांग कर रही थी तो कांग्रेस के एमएलए कह रहे थे कि इस डीसीपी को, आईपीएस अफसर को डिसमिस कर देना चाहिए, उसने एक फेक वीडियो बनाई है। अल्टीमेटली उसकी इंक्वायरी लंबी चौड़ी चलती रही। 2010 में वो डीसीपी रिटायर भी हो गया अंडर सस्पेंशन, लेकिन 2011 में उसके रिटायर होने के 1 साल के बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसने इस डीसीपी को क्लीन चिट दे दिया और रिटायर होने के 1 साल बाद उनको डीआईजी रैंक की प्रमोशन दी गई। ये भी अपने आप में बड़ा अजीब है, रिटायर होने के बाद आप प्रमोशन देते हो क्या। अब हसन अली खान के 4 साल, 4.5 साल 2011 से लेके 2015 के मिडल तक इसको जेल में रहना पड़ा। बहुत कोशिश की गई, बहुत बार हाई कोर्ट मूव किया, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन कहीं से बेल नहीं मिली। अब देखिए पूरी कहानी मोड़ कैसे लेती है। वो क्लेम जो किया गया था 34,000 करोड़ का, वो उस रकम पे किया गया था $6 बिलियन पे जो स्विस बैंक में थी। अचानक खबर आती है कि उस बैंक में से इसके खाते में एक भी पैसा नहीं है। अब ये 4.5 साल ये आदमी जेल में था, कैसे इसने मैनेज किया वो पैसा ट्रांसफ़र करने का। उसी तरह सिंगापुर के उस खाते में से कोई पैसा नहीं निकला। अब केस चल रहा है। अब कोर्ट पूछने लगी सब एजेंसीज की को आपने इतना बड़ा केस किया था, पैसा है कहाँ, मनी ट्रेल कहाँ है, किन लोगों का पैसा था वो आप नहीं बता सके, पैसा गया तो गया कहाँ। अल्टीमेटली कुछ छोटे बहुत कागज़ जो छोटे मोटे अकाउंट के जो पेपर मिले थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उनको लेके अल्टीमेटली 54 करोड़ रुपीस, 54, 50 और 4
वो करोड़ का फाइनल इनकम टैक्स ने ऑर्डर निकाला कि असल में इसका इतना देना बढ़ता। आप देखिए हमारी एजेंसीज के काम करने का तरीका। 4.5 साल आपने उस शख्स को जेल में रखा, 1,11,000 करोड़ रुपए की मनी ट्रांसफर हवाले का चार्ज लगाया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाते दिखाए गए और अल्टीमेटली निकला कुछ भी नहीं। और वो शख्स अपना केस लड़ता रहा। केस अभी भी चल रहा है, फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आई है। 2017 में इसका वो एसोसिएट काशीनाथ टपूरिया, वो डेथ हो जाती है। अब ले दे के एक ही आदमी बचा, एक गवाह था जिसके पास कोई जानकारी थी इसके बारे में, वो चला गया। अब 2 दिन पहले इसी शख्स की हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। उसके परिवार, उसकी बीवी रहीमा और उसका बेटा उसकी बॉडी को पूना लेके आते हैं अपने घर में, और वहाँ पे उसका लास्ट राइट्स है जो 2 दिन पहले किए गए। और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े इनकम टैक्स के घोटाले का किस्सा भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।